नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे एक ज्योतिषी चार्ट, जिसे हम कुंडली कहते हैं, किसी की जिंदगी का पूरा नक्शा बन जाता है। आज हम फल विचार की कला को समझने वाले हैं। मतलब वैदिक ज्योतिष के वो कौन से मूल सिद्धांत हैं जो जन्म के समय ग्रहों की स्थिति को हमारे जीवन की कहानी में बदल देते हैं। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय भाषा को समझना शुरू करते हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी हम कहीं से भी नहीं ले रहे हैं। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल भारत की जानी मानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के अकादमिक मटेरियल पर आधारित है। तो जो भी हम बात करेंगे उसका एक ठोस और विश्वसनीय आधार है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम फल विचार के मतलब से शुरू करेंगे, फिर कुंडली के 12 भावों और उनके ग्रहों को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि असल में एक चार्ट बनता कैसे है, कुछ असली कुंडलियों को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में इस सवाल पर रुकेंगे कि इस पूरी प्रणाली के पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं फल विचार की। देखिए, इसका मतलब सिर्फ भविष्य बताना नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक प्रोसेस है जिससे जन्म कुंडली की गहराई से व्याख्या की जाती है ताकि जिंदगी के पैटर्न और संभावनाओं को समझा जा सके। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी की जिंदगी के खगोलीय ब्लूप्रिंट को पढ़ना। तो किसी भी कुंडली का जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है भाव। अब ये भाव क्या चीज है, इसे ऐसे समझिए। जिस पल किसी का जन्म होता है उस समय पूरे 360 डिग्री के आसमान को केक के 12 बराबर टुकड़ों में काट दिया जाता है। इन्हीं 12 हिस्सों को भाव कहते हैं और हर एक भाव जिंदगी के एक खास हिस्से को दिखाता है, जैसे कि करियर, परिवार, रिश्ते, सेहत वगैरह। चलिए अब इस ज्योतिष नक्शे की नींव यानी इन 12 भावों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर भाव के कई संस्कृत नाम हैं और हर नाम उसके काम के बारे में एक हिंट देता है। जैसे पहला भाव, जिसे लग्न या तनु कहते हैं, वो आपके शरीर, आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। दूसरा भाव है कुटुंब, यानी आपका परिवार और पैसा। सातवां भाव पत्नी है, जो आपकी जीवन साथी और पार्टनरशिप को दिखाता है। ये नाम हमें हर भाव के सार को समझने में मदद करते हैं। अब देखिए, भाव सिर्फ अकेले अकेले नहीं देखे जाते, इनकी टीमें भी होती हैं। जैसे केंद्र भाव, यानी पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर। ये कुंडली के 4 खंबे हैं जो जिंदगी को स्थिरता देते हैं। वहीं त्रिकोण भाव, यानी पहला, 5वां और 9वां सबसे लकी माने जाते हैं, जो जिंदगी में अच्छे मौके और आशीर्वाद लाते हैं। इन ग्रुप्स को समझने से पता चलता है कि कौन से भाव सबसे ज्यादा असर डालेंगे। अच्छा, तो अगर भाव जिंदगी का स्टेज है, तो इस स्टेज पर एक्टर्स कौन हैं? एक्टर्स हैं ग्रह। ये वो डायनामिक एनर्जी हैं जो इन भावों में बैठकर उन्हें एक्टिवेट करती हैं और अपना अपना किरदार निभाती हैं। अब यहाँ एक और बहुत जरूरी शब्द आता है, कारक। कारक का मतलब है सिग्निफिकेटर या प्राकृतिक प्रतिनिधि। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हर भाव का एक डिफॉल्ट बॉस ग्रह होता है। मतलब उस भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, लेकिन ये कारक ग्रह हमेशा उस भाव से जुड़े मामलों पर अपना असर रखता ही रखता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस चीज का नेचुरल बॉस है। जैसे सूर्य, जो हमारी आत्मा और पहचान है, वो पहले भाव यानी स्वयं का कारक है। बृहस्पति, जो ज्ञान और समृद्धि का ग्रह है, वो दूसरे भाव यानी धन और परिवार का कारक है। इसी तरह मंगल हिम्मत का कारक है, तो शनि अनुशासन और मुश्किलों का। इसलिए वो 8वें और 12वें जैसे कठिन भावों को भी कंट्रोल करता है। और एक बड़ी दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि ग्रहों की भी उम्र होती है? जी हाँ, बिल्कुल इंसानों की तरह। उनकी ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि वे किसी राशि में कितनी डिग्री पर हैं। जैसे एक ग्रह बाल अवस्था में बहुत कमजोर होता है, युवावस्था में अपनी पूरी ताकत में होता है और फिर वृद्ध और मृत अवस्था में फिर से कमजोर हो जाता है। इससे पता चलता है कि कोई ग्रह अपना पूरा फल दे भी पाएगा या नहीं। ठीक है, तो थ्योरी तो काफी हो गई। अब देखते हैं कि इन सब चीजों को मिलाकर एक असली जन्म कुंडली आखिर बनती कैसे है। तो एक कुंडली बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ 3 चीजें: जन्म की तारीख, जन्म का सही समय और जन्म की जगह। हम इग्नू की किताब में दिए गए इसी उदाहरण का इस्तेमाल करेंगे, ये समझने के लिए कि इन सूचनाओं से एक ज्योतिषीय चार्ट कैसे तैयार होता है। तो जब वो जन्म की डिटेल्स किसी सॉफ्टवेयर में डाली जाती हैं, तो हमें मिलता है आसमान का एक सटीक स्नैपशॉट। यह हमें बताता है कि जन्म के ठीक उस पल में कौन सा ग्रह किस राशि में और कितने डिग्री पर था। यही गणितीय डेटा किसी भी कुंडली की नींव होता है।
अब यहाँ एक और मजेदार ट्विस्ट है। कभी कभी कोई ग्रह दिखता तो एक घर में है, पर अपना असर असल में पड़ोस वाले घर पर डाल रहा होता है। ये उसकी सटीक डिग्री पर निर्भर करता है। इस डायनामिक एनालिसिस को चलित कुंडली कहते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ज्योतिष उतना सीधा नहीं है जितना पहली नजर में लगता है। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। चलिए इन सब नियमों को असली जिंदगी की कुंडलियों पर लगाकर देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। और ये सारे उदाहरण सीधे सोर्स मटेरियल से ही लिए गए हैं। तो हमारी पहली केस स्टडी है एक ऐसे इंसान की जिसने प्रेम विवाह किया, यानी अपना जीवन साथी खुद चुना। ये ज्योतिषीय चार्ट उसी स्थिति को दिखा रहा है। तो सवाल ये है कि कुंडली में ऐसा क्या था? ज्योतिष का एक क्लासिक नियम है, जब 7वें घर यानी विवाह के घर के मालिक का संबंध 12वें घर यानी व्यक्तिगत पसंद के घर के मालिक से बनता है, तो इंसान अपना पार्टनर खुद चुनता है। इस कुंडली में ठीक यही कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो सिद्धांत को सीधे सीधे असल घटना से जोड़ता है। अब एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण देखते हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन का। उनकी कुंडली में बृहस्पति और मंगल मिलकर एक खास राजयोग बना रहे हैं। राजयोग का मतलब ही है शाही संयोजन, जो किसी इंसान को जिंदगी में बहुत ऊंचा पद, सम्मान और सफलता दिलाता है, जैसा कि उनके जीवन में हमने साफ साफ देखा। अब एक बिल्कुल अलग तरह का जीवन देखते हैं, आध्यात्मिक वैराग्य का। स्वामी रामतीर्थ की कुंडली में देखिए, कोई एक चीज नहीं बल्कि कई ज्योतिषीय संकेत एक साथ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। 12वें घर पर असर, शनि यानी वैराग्य के ग्रह का मन और बुद्धि पर प्रभाव, और परिवार के घर का कमजोर होना, ये सब मिलकर सांसारिक जीवन से दूर जाने की कहानी बताते हैं। तो इन सब उदाहरणों से सीखने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो निचोड़ ये है कि वैदिक ज्योतिष कोई अकेली भविष्यवाणियों की लिस्ट नहीं है। ये एक पूरा लॉजिकल सिस्टम है, जो ग्रहों के कॉम्बिनेशन से बनने वाले पैटर्न को पढ़ता है। इन खास कॉम्बिनेशंस को ही योग कहते हैं। आप इन्हें ज्योतिषीय रेसिपी की तरह समझ सकते हैं, जहां अलग अलग ग्रह मिलकर एक खास नतीजा तैयार करते हैं। इस बात को समझने के लिए 2 बिल्कुल अलग योग देखते हैं। एक तरफ है दैन्य योग, जो मुश्किलों का संकेत देता है, और ये तब बनता है जब मुश्किल घरों के मालिक आपस में जगह बदल लेते हैं। दूसरी तरफ है भेरी योग, जो सफलता का प्रतीक है और ग्रहों की एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट से बनता है। ये दिखाता है कि इस सिस्टम का अपना एक गहरा तर्क है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या ज्योतिष एक पहले से लिखी हुई किस्मत की किताब है, या फिर ये जिंदगी के उतार चढ़ाव और उसकी संभावनाओं को समझने के लिए एक शक्तिशाली सांकेतिक भाषा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए मैं आपको छोड़ता हूँ।